आज हमने टॉपिक लिया है कार्बन एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। क्लास 9 केमिस्ट्री साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है। तो कार्बन के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो कार्बन ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ सेंटर में कितने प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन कह सकते हैं। एंड उसके अराउंड क्या है, उसके अराउंड हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। कार्बन का सिंबल जो होता है वो सी है। कार्बन सी से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। एटॉमिक मास जो है उसका 12 AMU कह सकते हैं हम उसको। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 कह सकते हैं। वैलेंसी इसकी 4 होती है। ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है एंड कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है नेचर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, या प्लांट या एनिमल, या दोनों से। तो जो भी कंपाउंड डिराइव होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो डिराइव किए जाते हैं डायरेक्टली मिनरल से, तो उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो जर्मन केमिस्ट वोलर जो थे, उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया जो है, तो उसको उन्होंने डिराइव किया था फ्रॉम द कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो ये जो है ये अमोनियम साइनेट है NH4 प्लस NCO माइनस। अगर उसको हीट करेंगे अमोनियम साइनेट को, तो हमें क्या मिलेगा, Na2C डबल बॉन्ड O NH2, यानी इसको ही हम क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। तो कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है नेचर में। तो ये एग्जैक्टली ये जो फोटो है, तो ये किसका फोटो है, तो ये फोटो है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का हम लाइमस्टोन ऐसे भी कहते हैं। तो कार्बन जो है, तो वो कार्बन वर्ड है, वो लैटिन वर्ड कार्बो से डिराइव हुआ है। कार्बो का मतलब है कोल। कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल डायमंड है, ग्रेफाइट है, इवन फुलेरिन है। कंबाइंड स्टेट में कार्बन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स में पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल एंड कैलामाइन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। कैलामाइन का जो फॉर्मूला है वो है ZnCO3, यानी जिंक कार्बोनेट कह सकते हैं इसको। फॉसिल फॉसिल जो फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल में भी कार्बन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट, यानी कि जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो ये किससे बने हैं, तो इनमें भी कार्बन पाया जाता है। नेचुरल जो फाइबर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन है, वूल है, सिल्क है, तो इसमें भी कार्बन पाया जाता है। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो अर्थ क्रस्ट में अराउंड 0.27% कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोल। एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिलता है, जिसका परसेंटेज टोटल एयर के 0.03% तक होता है। कुछ मरीन प्लांट है कि जो भी पानी में डिजोल्व कार्बन है, तो उसको क्या करते हैं, तो वो उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते रहते हैं। कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए। यहाँ ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है, और यहाँ क्या है, तो ये फुलिरिन है। तो कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज है, तो एलोट्रोप क्या है कि जब भी कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट एक से ज्यादा अगर फिजिकल फॉर्म में अगर पाया जाए, तो उसको ही क्या कहेंगे, एलोट्रोप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन हमें डायमंड के फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, फुलरिन के फॉर्म में मिलता है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, एलोट्रोप। यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन उसका सेम ही है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दिखने की क्या है, अलग अलग है, तो इसको ये एलोट्रोप ऐसे कहते हैं। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, तो ये भी क्या दिखाते हैं, यानी फास्फोरस, सल्फर भी एलोट्रोपी शो करते हैं, कार्बन भी एलोट्रोपी शो करता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन सा कार्बन हमें मिलता है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, ये क्या है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें जो कार्बन होता है उसकी रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। उनके हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें, तो ज्योमेट्रिकल शेप उनका डेफिनेट होता है, शार्प एजेस उनके पास होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, और उनके सरफेसेस कैसे होते हैं, तो प्लेन होते हैं।
डायमंड हम ऑर्नामेंट में यूज़ करते हैं। ये डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है कि कैसे कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं या अरेंज होते हैं। डायमंड जो है वो इंडिया में पाया जाता है गोलकोंडा, तेलंगाना में, पन्ना, मध्य प्रदेश में, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, अलग-अलग कंट्रीज़ में भी डायमंड पाया जाता है। स्ट्रक्चर कैसा है कार्बन का? तो जो भी एक कार्बन है वो दूसरे 4 कार्बन से अटैच होता है और उससे क्या करता है वो एक 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है कि जो बहुत हार्ड है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है डायमंड की? डायमंड बहुत चमकदार होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डेंसिटी डायमंड का होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का वो अराउंड 4027 डिग्री, तो हम 4000 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। जब हम उसको डायमंड को गर्म करते हैं विद ऑक्सीजन एट अराउंड 800 डिग्री, तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ये जो डायमंड है वो किसी भी सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाता है। एंड जो डायमंड है वो एसिड और बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाता है, यानी कि वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है विद अदर केमिकल सब्सटेंसेस। और डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम एज अ इंसुलेटर भी डायमंड को यूज कर सकते हैं। डायमंड के यूजेस क्या क्या है? तो डायमंड हम कटिंग टूल में यूज कर सकते हैं, इवन पॉलिशिंग कटिंग टूल में यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्नामेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग जो मशीन है तो उसमें डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑर्नामेंट है तो ऑर्नामेंट में भी हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ज्वेलरी। डायमंड जो है तो डायमंड नाइव्स यूज की जाती है आई सर्जरी, तो जो भी आई सर्जन है तो उनके पास डायमंड की नाइव्स होती है फॉर आई सर्जरी पर्पस। जो डायमंड डस्ट है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है दूसरे डायमंड को पॉलिश करने के लिए। जब हम सैटेलाइट बनाते हैं तो सैटेलाइट की जो विंडोज होती है तो उसको बनाने के लिए भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो रेडिएशन है वो कम से कम हो। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का ये फोटो है, तो ये ग्रेफाइट का फोटो है, ग्रेफाइट का ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये भी ग्रेफाइट का लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो ग्रेफाइट जो है तो ये ग्रेफाइट नेचुरल स्टेट में पाया जाता है इंडिया में, रशिया में, न्यूजीलैंड में एंड अमेरिका में। तो जैसे हम पेंसिल में जो लीड यूज करते हैं, यानी कि जो पेंसिल में जो लीड होती है तो वो कैसे बनती है, तो ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स किया जाता है और उससे पेंसिल का जो लीड है वो बनता है। इसको डिस्कवर किया था निकोलस जैकस कॉन्टी ने इन 1795 में। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, तो जो एवरी कार्बन जो होता है वो 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा रहता है या बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। एंड ये इसके ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी ऐसी शीट या लेयर्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अगर डालेंगे तो वो जो लेयर्स है एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, तो स्लिप कर सकती है। अगर एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ ग्रेफाइट की बात करें तो उसको ग्राफीन ऐसे कहते हैं। तो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी, तो जो ग्रेफाइट है वो नेचर में ब्लैक पाया जाता है, सॉफ्ट रहता है, ब्रिटल होता है एंड स्लिपरी होता है। तो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्री रहता है हर एक लेयर में, कि जो पूरे एंटायर लेयर में मूव करता रहता है। इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से ही हम इसको पेपर पे आसानी से लिख सकते हैं। ग्रेफाइट के जो डेंसिटी होता है वो अराउंड 1.9 टू 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। जैसे डायमंड जैसे दूसरे चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वैसे वैसे ही ग्रेफाइट जो है तो मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल नहीं है या डिसॉल्व नहीं होता है। ग्रेफाइट के यूजेस, तो ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, मशीन्स में। कार्बन इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। हम पेंसिल में यूज करते हैं फॉर राइटिंग पर्पस। बहुत सारे पेंट में एंड पॉलिश में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जैक्टली ये जो फोटो है तो ये जो फोटो है तो ये आर्क लैम्प का फोटो है, तो जो ग्रेफाइट से बना है। इससे क्या होती है, ब्राइट लाइट आती है, तो यानी कि लाइट प्रोड्यूस करने में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फुलरिन। ये फुलरिन का स्ट्रक्चर है।
और ये नैनो ट्यूब कह सकते हैं। तो जो फुलिरिन है ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ये और ये नेचर में बहुत रेयरली पाया जाता है। कभी भी जब हम आग लगाते हैं तो उसमें जो सूट पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे-छोटे ब्लैक पार्टिकल्स रहते हैं, तो उसमें भी हमें ये दिखता है। तो स्टेलर जो स्पेस है, तो इंटरस्टेलर स्पेस में यानी कि स्पेस जो है, तो स्पेस में भी हम सूट पार्टिकल्स में फुलरिन को वी कैन फाइंड द फुलरिन। जो फर्स्ट एग्जैक्टली फुलरिन पाया गया था या ढूंढा गया था, तो उसको बकमिंस्टर फुलरिन ऐसे कहते हैं, इसको C60 ऐसे भी हम कहते हैं। तो C60 फुलरिन इज द फर्स्ट फुलरिन विच वाज बीइंग डिस्कवर्ड। फुलरिन का जो डेंसिटी होता है अराउंड 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो C60 जो फुलरिन था, जिसको हम बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं, ये डिस्कवर किया था हैरोल्ड क्रोटो ने, रॉबर्ट कर्ल एंड रिचर्ड स्मॉली ने। तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन केमिस्ट्री में 1996 में। फुलरिन के C60, C70, C76, C82, C86 ये अदर एग्जांपल्स है फुलरिन के। उनके मॉलिक्यूल जितने भी मिलते हैं तो वो जो सूट पार्टिकल होता है, तो उनके पार्टिकल जो है वो सूट पार्टिकल में लेस क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। फुलरिन की प्रॉपर्टीज, तो जो फुलरिन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स के फॉर्म में हमें मिलता है, या हम उससे बकी बॉल या बकी ट्यूब्स भी बना सकते हैं अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें फुलरिन की, तो उसमें 30 टू 900 कार्बन एटम हो सकते हैं। फुलरिन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl, तो इन ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें डिसॉल्व होता है। फुलरिन के यूजेस, तो डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह कॉस्मेटिक्स में हम यूज कर सकते हैं, गैस स्टोरेज में कर सकते हैं या गैस सेपरेशन में कर सकते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं इन पॉलीमर में, या एडिटिव की तरह यूज कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो सेंसर्स में या लिथोग्राफी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिथियम आयन जो बैटरी है सोलर सेल, उसमें भी फ्यूल सेल के में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दिस हम उसको फुलरिन को एज अ इंसुलेटर यूज कर सकते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं इन वाटर प्यूरिफिकेशन। एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है कि फुलरिन सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करता है, तो एज अ सुपर कंडक्टर की तरह भी हम फुलरिन का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन के नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस फॉर्म कौन-कौन से है? तो सबसे पहला आएगा कोल, फिर कोल 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 के ही प्रकार है, यानी कि सबसे पहले जब भी कोल प्रोसेस फॉर्मेशन होगा तो पिट कोल बनेगा। पिट कोल से आगे जाके अगर उसमें मॉडिफिकेशन होगा तो लिग्नाइट कोल हो जाएगा। उसमें लिग्नाइट कोल में चेंजेस आके बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड आगे जाके बिटुमिनस कोल ही एंथ्रासाइट कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंथ्रासाइट जो कोल है वो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। एंड दूसरा जो फॉर्म है नॉन क्रिस्टलाइन का कार्बन का, वो है कोक। तो अरेंजमेंट जो होता है नॉन क्रिस्टलाइन में, तो इनके एटम की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होती है। तो इसके एग्जांपल है कोल एंड कोक। अगर हम कोल की बात करते हैं, तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है। कोल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये अलग-अलग एलिमेंट होते हैं। कोल हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। इसके 4 टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले है पिट, पिट कोल कह सकते हैं हम इसको। तो ये फर्स्ट स्टेप है, जब कोल फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तब। इसमें हाई परसेंटेज ऑफ वाटर होता है एंड लेस परसेंटेज ऑफ मींस लेस देन 60% ऑफ कार्बन इसमें होता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा हीट डिराइव नहीं कर सकते। अगर हम उसको अगर मान लीजिए जलाने की कोशिश करेंगे, तो हम इसमें ज़्यादा हीट डिराइव नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कार्बन का जो परसेंटेज है दैट परसेंटेज इज़ लेस देन 60%। कार्बन के नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म में कोल कोल में हम सेकंड स्टेप देखेंगे, लिग्नाइट। तो पीट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिग्नाइट में ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड इंक्रीज टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। इसमें अराउंड 60 टू 70% ऑफ कार्बन होता है। ये सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कोल। पहला था लीट पीट और दूसरा है लिग्नाइट। उसके बाद जो कोल है वो लिग्नाइट से कन्वर्ट होकर बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल है।
इसमें 70 to 90% ऑफ कार्बन होता है। एंथ्रासाइट ये लास्ट स्टेप है कोल फॉर्मेशन का। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल ऐसा भी कह सकते हैं या कार्बन कह सकते हैं। ये प्योर फॉर्म ऑफ कोल है। ये हार्ड कोल होता है। इसमें अराउंड 95% ऑफ कार्बन होता है। चारकोल इज आल्सो वन ऑफ द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो ये जो है ये चारकोल का फोटो है। तो एनिमल से भी चारकोल हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल के बोन या हॉर्न। तो उनका अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में अगर हम बर्निंग करते हैं तो हमें चारकोल मिल सकता है। तो प्लांट है, तो प्लांट से भी हम अगर उसको इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर यानी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में उसको बर्न करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, तो चारकोल मिल सकता है। तो चारकोल हमें दो प्रकार से मिलता है, एनिमल एनिमल के द्वारा एंड प्लांट के द्वारा भी। तो जो कोल है तो उसके यूजेस क्या क्या है। तो कोल को हम एज ए फैक्ट्री में या होम में एज अ फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। इसे हम कोक डिराइव कर सकते हैं, कोल गैस डिराइव कर सकते हैं, कोल टार डिराइव कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें भी ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है तो उसके प्यूरिफिकेशन में भी हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोक, ये कोक का फोटो है। तो जो प्योर कोल होता है तो प्योर कोल में यानी कि कोल में से अगर हम कोल गैस रिमूव कर दें तो हमें जो भी मिलेगा तो उसको हम कोक ऐसे कहते हैं। कोल में से हमें क्या रिमूव करना है, कोल गैस, तो हमें क्या मिलेगा, कोक मिलेगा। तो कोक के यूजेस क्या क्या है, तो डोमेस्टिक फ्यूल की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं घर में। रिड्यूसिंग एजेंट में बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कोक का इस्तेमाल करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्रोडक्शन ऑफ एरीफॉर्म फ्यूल यानी कि जैसे फ्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही अगर प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, तो ये सारा मिक्सचर को ही हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड है कि जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन यानी दो ही ऐसे एलिमेंट है। कार्बन की जो सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन क्या करता है कि सेकंड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी कि कार्बन जो भी बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है या दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर मीथेन की बात करते हैं, तो जो मीथेन होता है, तो अगर हम मीथेन की बात करें तो यहाँ जो कार्बन है, तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 हाइड्रोजन के साथ एक-एक सिंगल बॉन्ड बनाए, तो यानी ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये CH4 का, यानी कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, सिंगल। तो इसमें क्या है कि 4 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड एवरी कार्बन एंड एवरी हाइड्रोजन देयर इज ओनली वन बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट जो कंपाउंड है, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं कोवेलेंट के, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, तो पोलर कंपाउंड है। तो पोलर में पोलर कंपाउंड डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसके लिए वो पानी में आसानी से डिजोल्व नहीं होते। जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। यानी कि पोलर डिजोल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व्स इन नॉन पोलर। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन एटम कैन फॉर्म, कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने साथ बहुत सारे कार्बन के साथ एक लंबी चेन बना सकते हैं ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको ही कैटिनेशन ऑफ कार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको अल्केन ऐसा कहा जाता है। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनको ही क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड है तो अल्किन कहते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अल्काइन ऐसे कहते हैं। और इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने C2H6 का एग्जांपल लिया, इसका नाम है इथेन।
तो यहाँ क्या है, CH3 में सिंगल बॉन्ड है। C3H8 यानी प्रोपेन, यानी कि CH3 CH2 CH3, इसमें भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है। C2H4 इथीन, यानी कि इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे हमारा कंपाउंड है। C2H2 की बात करें तो इसका नाम है इथाइन, हम इसको लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। C3H4 है तो इसका नाम है प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे हम इसको रीड कर सकते हैं। लाइम वाटर रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, CaOH ट्वाइस एक्वस, यानी ये लाइम वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा, तो लिक्विड मिलेगा, पानी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में, और हमें पानी मिलेगा। तो ये हम लेबोरेटरी हमें हमें टेस्ट करना है। इसमें क्या है, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर है, जैसे उसमें से CO2 पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिल्की वाटर टर्बिड बोल सकते हैं, या मिल्की वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला मान लीजिए, अगर कार्बन कहते हैं तो ये रेड वाला जो दिख रहा है, तो ये हम इसको ऑक्सीजन कह सकते हैं। कार्बन इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, एंड कार्बन हियर इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो CO2 है। मॉलिक्यूलर मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है 44 ग्राम पर मोल। मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका -56.6 डिग्री सेल्सियस। ये नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ 0.03%, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें नेचर में फ्री स्टेट में मिल सकता है। अगर हम इसको एक्सहेल करते हैं, तो जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन इनहेल करने के बाद जो भी हम एक्सहेल एयर करते हैं, तो उसमें 4% ऑफ CO2 होता है। Carbon dioxide is also available in the chalk and शाहबाद टाइल्स, मार्बल्स, लाइमस्टोन, यानी कि जो कार्बोनेट्स है, तो कार्बोनेट में भी हमें कार्बोनेट किससे बने, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बने। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबशन में भी रिलीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी लकड़ी को या फॉसिल फ्यूल को या कोल को जलाएंगे तो हमें CO2 मिलता है आउटपुट में। तो CO2 एक कलरलेस गैस है। CO2 जो है वो कंबशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है और खुद भी जलता नहीं है, यानी कि नॉट नॉट फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल है। ये एक ओडरलेस गैस है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो एक एसिडिक गैस है, उसका पीएच अराउंड 5.6 रहता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, प्लस हमें पानी मिलेगा, एंड प्लस हमें CO2 गैस रिलीज होती हुई मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन, अगर हम 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेते हैं एंड प्लस उसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, प्लस पानी हमें मिलेगा। Na2CO3 जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे और प्लस उसमें CO2 डाल देंगे, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज करते हैं एज अ बेकिंग सोडा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा H2CO3, इसको हम कार्बोनिक एसिड ऐसे कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के यूसेज, तो एरिएटेड ड्रिंक, यानी कि जो भी हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें सोडा मिला है, तो उसको ही हम एरिएटेड ड्रिंक्स कहते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है। अगर हम सॉलिड CO2 लेते हैं तो कोल्ड स्टोरेज में सॉलिड CO2 का इस्तेमाल किया जाता है टू फ्रीज द कंडीशन। तो फ्रोजन कंडीशन को डिराइव करने के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है, सॉलिड CO2 का, जिससे हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट या अदर पेरिशेबल प्रोडक्ट है उनको सेव कर सकते हैं, या उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। सॉलिड जो CO2 है, तो उसका एक स्पेशल इफेक्ट है, तो स्पेशल इफेक्ट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं उसका ड्रामाज में एंड मूवीज में। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं CO2 का। जब CO2 का हम फायर एक्सटिंग्विशर में जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो अंडर प्रेशर क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो कैफीन में से जब कॉफी में से जब कैफीन रिमूव करना है, तभी भी हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग करने में भी CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लांट भी यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपना खाना बनाने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए।
फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम देखेंगे। तो ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ CO2 की एक कार्ट्रिज लगी रहती है, तो अंडर हाई प्रेशर है उसको स्टोर किया जाता है। जैसे हम ऊपर से ये नॉब दबाते हैं, प्लंजर जिसको कह रहे हैं, तो जैसे नॉब दबाएंगे तो इसमें से क्या बाहर आएगा, तो CO2 डायरेक्टली बाहर आ जाएगी। और ये अंदर क्या है, DCP पाउडर है, तो DCP पाउडर यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर एंड प्लस CO2 दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे एंड उसको फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में यानी कि जो पहले के जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, तो उसमें क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3 था। और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी होता था इन अ ग्लास कैप्सूल। तो हम जैसे हम ऊपर से ग्लास कैप्सूल को ब्रेक करते थे बाय प्रेसिंग द नॉब, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता था, सल्फ्यूरिक एसिड के सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता था, और जिससे क्या होता था कि हाई प्रेशर में CO2 गैस रिलीज होती थी। तो जो CO2 जो बेस फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो वो क्या कोई कोरोजन जो है तो वो कॉज़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जो CO2 होती है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल फायर में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हम CO2 के या फायर एक्सटिंग्विशर जो है, तो उससे हम छोटी जो आग है सिर्फ़ उनको ही बुझा सकते हैं। यानी कि बड़ी आगों को बुझाने के लिए हम ये फायर एक्सटिंग्विशर जो भी हमारे घर में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस हमें पानी मिलेगा एंड प्लस हमें क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। मीथेन, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो मीथेन में क्या है, ये कार्बन है और ये बाकी के ये 4 मान लीजिए हाइड्रोजन है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये नेचुरल गैस में पाई जाती है अप टू 100 से 87%। मान लीजिए अगर आपने 100 एमएल मान लीजिए 100 ग्राम पकड़ लीजिए, 100 अगर ग्राम अगर गैस ली है कोई नेचुरल गैस, तो उसमें 87% हमें क्या मिलेगा, तो मीथेन मिलेगा। तो कोई भी अगर मैटर अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज़ हो रहा है अनएरोबिक कंडीशन में, तो हमें क्या मिलेगी, तो मीथेन गैस मिलेगी। तो ये बायोगैस में भी प्रेज़ेंट रहती है। कोल माइन में भी हमें मीथेन मिलेगी। मार्शी प्लेसेस में भी ये पाई जाती है, तो इसलिए इसको मार्श गैस ऐसे भी कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर हम रिएक्ट करेंगे एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिलेगा, तो मीथेन मिलेगी गैस एंड प्लस पानी मिलेगा। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं नेचुरल गैस का, तो भी हमें क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा इन द प्योर फॉर्म। जो मीथेन जो है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या-क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है -182.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट -161.5 डिग्री सेल्सियस। एक कलरलेस गैस है मीथेन। डेंसिटी इसकी पानी से कम होती है, इसकी वजह से क्या होता है, पानी के ऊपर वो फ्लोट कर सकती है। तो पानी में स्पेरिंगली सोल्यूबल होती है, क्यों, मीथेन क्या है, तो कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है कि नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर क्या होता है, पोलर कंपाउंड में आसानी से डिसॉल्व नहीं होते। और हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसलिए होगी क्योंकि क्या है, पोलर नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर एंड पोलर डिसॉल्व इन पोलर। तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है, जैसे गैसोलीन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, ये ईथर है, फिर ये अल्कोहल है, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये डिसॉल्व होती है। एक रूम टेम्परेचर में मीथेन जो गैस है वो गैसेस स्टेट में पाई जाती है। मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, यानी कि इसको बहुत आसानी से आग लग सकती है। जब 1 मोल ऑफ मीथेन जलेगा, तो हीट रिलीज़ हो जाएगी 213 किलो कैलोरी पर मोल। ये कंप्लीटली बर्न होती है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट या रेसिड्यू नहीं बनता है, इसकी वजह से एज़ अ क्लीन फ्यूल की तरह भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड बहुत सारी उसमें क्या हो रहा है, हीट भी रिलीज़ हो रही है। मीथेन प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे, तो CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस पानी प्लस हीट, और हीट हमें मिलेगी 213 किलो कैलोरी पर मोल। मीथेन प्लस अगर 2 मोल क्लोरीन गैस लेते हैं एंड व्हिच वी आर रिएक्टिंग एट 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, तो वी विल गेट अ क्लोरोमीथेन, CH3Cl इसको क्लोरोमीथेन कहते हैं, प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलेगा। मीथेन जो है, तो उसके यूसेज इंडस्ट्री में, फैब्रिक मिल में, पेपर मिल में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन होने के कारण मीथेन क्या है, एक स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें क्या है कार्बन का कंटेंट कम है, इसकी वजह से जो भी CO2 रिलीज होगी, तो ये इसकी क्वांटिटी CO2 की कम रहती है, तो एज अ यानी कि पोल्यूट कम लेस पोल्यूटेंट होती है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल एज अ डोमेस्टिक फ्यूल में भी करते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करने के लिए भी हम मीथेन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इथेनॉल C2H5OH, मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl, मिथाइलिन क्लोराइड यानी CH2Cl2 एंड एसिटिलीन C2H2। ये अलग-अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी हम मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। जो मीथेन है, तो मीथेन को डिस्कवर किया था इटालियन साइंटिस्ट Alessandro Volta ने in 1776 to 1778. In between this, they were studying on the marshy land gases. तो उन्होंने इसको ढूंढा था बाय दिस पीरियड। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट क्या है? तो बायोगैस प्लांट अभी नीड ऑफ आ रहा है, कैसे कहा तो भी चलेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिन्यूएबल एनर्जी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये मिक्सिंग टैंक है, यहाँ मिक्सिंग टैंक में हम जो भी हमारा वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ से डालेंगे और यहाँ से आने अंदर जाने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, वो अनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करने के बाद यहाँ से गैस बाहर निकलेगी और यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगी हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज अ फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो ये जो आउटलेट चैम्बर है, इस आउटलेट चैम्बर से हम स्पेंड जो स्लरी यहाँ से निकलेगी या ओवरफ्लो टैंक है, तो यहाँ से जो भी हमें वेस्ट मटेरियल मिलेगा एज अ मैन्योर की तरह हम उसको एज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बायोगैस जो होती है, तो बायोगैस में मेजरली दो गैसेस होती है, CH4 मीथेन एंड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑर्गेनिक मैटर अनएरोबिक कंडीशन में जब डिकम्पोज होना चालू हो जाता है, तो बायोगैस हमें मिलता है। तो बायोगैस जो है वो एक चीप फ्यूल है और हमारा जो कुकिंग गैस की जो भी डिमांड है उसको आसानी से वो फुलफिल कर सकता है। तो अदर देन दिस ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मीथेन होता है अराउंड 55 टू 60% एंड रेस्ट ऑफ द गैस क्या होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए और इसका जो भी आउटपुट है, तो आउटपुट एज़ हम गुड मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड है, ये इथेनॉइक एसिड कह सकते हैं इसको। इथेनॉइक एसिड को जब डिकम्पोज़ किए करेंगे, तो डिकम्पोज़ करने के बाद क्या मिलेगा हमें? तो हमें मीथेन CH4 मिलेगी गैस, प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अगर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करता है, जो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड को मीथेन में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ये गैसेस में कन्वर्ट